हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज के जरिए हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ये चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको काफी चीज नया सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन पहले क्वेश्चन से। आंसर कीजिए इसका। उम्मीद करते हैं आपने इसका सही आंसर दिया होगा। लिखा है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस डैश जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द नीदरलैंड। बेल्जियम इन 4 कंट्री के साथ मतलब बॉर्डर शेयर करता है। चारों का नाम अच्छे से याद होना चाहिए और खासकर से इसका स्पेलिंग बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन मतलब बेल्जियम में जो लोग रहते हैं उनका एथनिसिटी क्या है, मतलब उनका कल्चर, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, उनके बारे में ये स्टेटमेंट्स है। पहला, 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन द वेलोनिया रीजन। रॉन्ग हो गया। 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% लिव इन द फ्लेमिश रीजन, नहीं 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। 59 और 40 99 हो गया। बचा हुआ 1% बेल्जियंस स्पीक जर्मन। हाँ, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। 4, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, याद रखिएगा बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, सही बात है। 20% आर डच स्पीकिंग, ये भी सही है। 3 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कंफ्यूज भी करता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए एक टेबल बना के रख दिए हैं यहाँ पे। ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। अभी देखिए कैसे याद करना है। फ्लेमिश रीजन, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ये जो येलो से मार्क किया हुआ है ये बेल्जियम का मैप है, ठीक है। तो ऊपर जो येलो मार्क है ये फ्लेमिश रीजन है और यहाँ पे रहने वाले लोग डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 59% है ये। वेलोनिया रीजन जो कि ये रेड से मार्क है, यहाँ पे 40% लोग रहते हैं और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और बचा हुआ ये हो गया 99%, बचा हुआ 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और ये जो बीच में आप थोड़ा सा डॉट देख रहे हैं ये बेल्जियम का कैपिटल जो कि है ब्रुसेल्स, वो है। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर आप पूरा कंट्री को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे डच मेजोरिटी में था और फ्रेंच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में थे। जबकि जब आप कैपिटल सिटी देखते हैं ब्रुसेल्स, यहाँ पे सिचुएशन उल्टा है। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है और डच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर चल के आगे क्वेश्चन पूछेंगे हम एक। तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आगे हेल्प करेगा। नंबर 3, ये ट्राई कीजिए। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। कौन सा लैंग्वेज? डच लैंग्वेज बोलते हैं, अभी याद करवाए थे। नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल। बिल्कुल राइट है, जो फ्रेंच बोलने वाले पैसे वाले थे। डच लैंग्वेज इज डोमिनेटली स्पोकन इन बेल्जियम। पूरा बेल्जियम का बात हो रहा है तो वहाँ पे डच लैंग्वेज डोमिनेंट है, मेजोरिटी में है, यहाँ पे दिखाई था, ठीक है, ये भी करेक्ट। इन ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, करेक्ट। In Belgium, the leaders realized that the unity of the country is possible by respecting the feelings and interests of different countries. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत सही चल रहा था। लीडर्स बेल्जियम के लीडर्स ने ये रियलाइज किया, मतलब ये समझा कि कंट्री यूनाइटेड तभी रहेगा जब आप रेस्पेक्ट करेंगे फीलिंग्स और इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री, नहीं होगा यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी होगा, ठीक है। कम्युनिटीज IES प्लूरल है, तो कम्युनिटीज अगर यहाँ पे होता तो ये स्टेटमेंट राइट होता, ये गलत हो गया। तो सिर्फ 1 2 3 करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्रीलंकाज पॉपुलेशन इज करेक्ट। बताइए। द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन्स आर तमिल स्पीकर्स। रॉन्ग हो गया, मेजोरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स। श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स टुगेदर मेक अप अबाउट 18% ऑफ पॉपुलेशन, ये हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। श्रीलंकन तमिल्स ये लगभग 13% फॉर्म करते हैं पॉपुलेशन का और इंडियन तमिल्स 5%। देखिए श्रीलंका में दो टाइप का दो लोग हैं, एक है सिन्हाला स्पीकर्स और दूसरे है तमिल स्पीकर। तमिल स्पीकर भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे है इंडियन तमिल्स। तो ये टोटल बच जाते हैं 18% और ये बचे हुए रिमेनिंग। इसका टेबल बना के रखे यहाँ पे, जैसे बेल्जियम का बनाया था वैसे ये श्रीलंका का है। इसका भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। देखिए सिन्हाला 74% लोग बोलते हैं और तमिल 18% लोग, दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा? इन दोनों को ऐड करके आता है 92%, ठीक है। और बचा हुआ जो 7 से 8% है वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो वो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो सिन्हाला स्पीकर 74% बिल्कुल राइट है। इनका रिलीजन याद रखिएगा, ये लोग मेनली बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीलंकन तक ये जो 18% टोटल तमिल है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो है जो श्रीलंका में ही पैदा हुए, ये नेटिव तमिल पॉपुलेशन है, ठीक है। और इन अगर मैप में बात करें तो इनका लोकेशन है नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पहले आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नॉर्थ एंड ईस्ट में श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं और इंडियन तमिल्स वो है जिनके पूर्वज इंडिया से आए हुए हैं, ठीक है, अंग्रेज के टाइम में। इनका रिलीजन अगर देखा जाए तो मोस्टली हिंदूज है और मुस्लिम्स है, 13% 15%। टेबल पूरा अच्छे से याद होना चाहिए आपको। 6, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। जो श्रीलंकन तमिल्स है वो श्रीलंका के किस पार्ट में रहते हैं? अभी आपको याद करवाए, नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 7, इन श्रीलंका एन एक्ट वाज पास्ड इन डैश टू रिकॉग्नाइज डैश एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग डैश। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ था, तो श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन है? सिन्हाला स्पीकर्स ही है। तो एक एक्ट पास हुआ 1956 में टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और डिसरिगार्ड किया गया तमिल को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में।
नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज बुद्धिज्म, करेक्ट है। श्रीलंकन तमिल रेफर्स टू तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। द लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम्स, नहीं, ये बताइए सही कि गलत, कितने बार अमेंड हुआ था उनका कॉन्स्टिट्यूशन? तो 4 बार अमेंड हुआ था, 3 बार नहीं, 4 याद रखिएगा। सिर्फ 1 एंड 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 9, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल्स दैट इवेंचुअली लेड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट? तो श्रीलंकन तमिल का क्या डिमांड था जो पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से सिविल वॉर हुआ था? बताइए क्या होगा इसका आंसर, वीडियो पॉज करके। अगर आप इसका आंसर सी दिए हैं तो आप बिल्कुल राइट है। वो चाहते थे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी मिले, मतलब जिस रीजन में श्रीलंकन तमिल मेजोरिटी में है वहाँ पे क्या नियम होगा नहीं होगा वो ये तय करेंगे, ये उनका डिमांड था। पूरा नहीं हुआ तो सिविल वॉर हुआ आगे चल के। बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, बेल्जियम किस प्रिंसिपल पे काम किया? मेजोरिटेरियनिज्म की एकोमोडेशन। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग फॉलो किया गया, तो एकोमोडेशन मतलब अलग अलग एथनिक ग्रुप को एकोमोडेट किया गया यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा राइट। और श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ था। 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहला, इन बेल्जियम डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। नहीं, बेल्जियम में कोई डोमिनेट नहीं किया, यहाँ पे तो एकोमोडेट किया गया था, पावर शेयरिंग हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी। हाँ, गवर्नमेंट ने सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी को ज़्यादा पावर दे दिया था, ये राइट है। तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तमिल्स का यही डिमांड था, वो चाहते थे फेडरल अरेंजमेंट हो, कुछ पावर इनको मिले, लेकिन नहीं मिला था, ये राइट स्टेटमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। बेल्जियम में जो पावर ट्रांसफर हुआ, सारा एक ही गवर्नमेंट को पावर ना देकर फेडरल सिस्टम चूज किया गया कि रीजनल गवर्नमेंट को भी पावर दिया जाए, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, तो इससे कंट्री डिवाइड होने से बच गया, बिल्कुल राइट है। तो बी सी डी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 12, लर्निंग फ्रॉम बेल्जियंस एक्सपीरियंस, which of the following steps could have most likely avoided a civil war in Sri Lanka that ended in 2009? बेल्जियम के एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं जो श्रीलंका अपना सकता था जिससे कि ये सिविल वॉर अवॉइड हो जाता? बताइए। पहला ऑप्शन है मेकिंग रिजर्वेशंस इन जॉब्स फॉर द तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी। हाँ, अगर श्रीलंका में जॉब्स में रिजर्वेशन दे दिया जाता तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी को तो ये थोड़ा खुश हो जाते और सिविल वॉर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में था बेल्जियम के एक्सपीरियंस से सीखना है आपको, तो ये स्टेटमेंट ऐसे तो राइट है लेकिन बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा अभी। डिवाइडिंग द इंटायर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स, नहीं, डिवाइड करेंगे तो सिविल वॉर और होगा, बचेगा नहीं। डिवाइजिंग लॉ, डिवाइजिंग मतलब मेकिंग लॉज टू एकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजंस टू इंश्योर पीस। हाँ, श्रीलंका में भी ऐसे लॉ बनने चाहिए थे जिससे कि एथनिक डिफरेंसेस एकोमोडेट हो जाए, इससे पीस बना रहता। ये चीज हम बेल्जियम से सीख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बुक में जो ग्लॉसरी दिया रहता है साइड साइड में बॉक्स बना के, ये सब वही वर्ड है, तो इनका सही मीनिंग के साथ मैच करना है। कीजिए आप पहले। एथनिक, तो इसका आंसर क्या होगा? डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कल्चर के बेसिस पे जो डिफरेंसेस होता है उसी को बोलते हैं एथनिक, तो 1 का 4 होने वाला है। सिविल वॉर तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, ये 3 हो जाएगा इसका। प्रूडेंशियल मतलब कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, नंबर 2 हो जाएगा इसका। और मेजोरिटेरियन, आई बिलीव दैट मेजोरिटी विल रूल द कंट्री, 1 हो जाएगा इसका। तो 4 3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन डी में है 4 3 2 1, ये हो जाएगा राइट। और एक चीज ये समझ लीजिए, प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल, अगर मान लीजिए आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेते वक्त आप अच्छे से उसका प्रो एनालाइज कर लिए, उसका कॉन्स एनालाइज कर लिए, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देख के अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपका डिसीजन कहलाएगा प्रूडेंशियल डिसीजन, आपने प्रूडेंशियल डिसीजन लिया। लेकिन अगर वही डिसीजन आप मोरल वैल्यू देख के कोई ले रहे हैं कि आपके हिसाब से वो सही है, भले ही उसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन आप मोरली एथिकली अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपका डिसीजन कहलाएगा मोरल डिसीजन। आप एक इमोशन में आके वो डिसीजन ले रहे हैं, समझे, भले ही उससे आपका नुकसान क्यों ना हो, इसमें नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता है, इसमें आप जो मोरली करेक्ट होता है वो चीज़ आप चुनते हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर अब ये क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी चीज़ हम समझाते हैं मतलब समझ लीजिएगा उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए, मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या अर्ज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश के लिए भी मिलेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको काफी चीज मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपके कान के वीडियो से काफी लिंक दिए हैं, उसको भी देखिए, हेल्प मिलेगा आपको। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। पहले आप कर लीजिए इसको। अगर आप इसका आंसर ए टिक करें तो आप बिल्कुल राइट है, क्योंकि लिखा है कि मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, करेक्ट है, व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फसाइजेस द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में पावर शेयर किया जाता है, यही डिफरेंस है दोनों में, ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ये आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम में ये बनाया गया था, अब ये चीज़ है क्या, वो बताइए। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज कम्युनिटी। बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कुछ डच बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं।
तो इन सब कम्युनिटी के लिए ये एक कम्युनिटी हो गया, ये कम्युनिटी हो गया, ये कम्युनिटी हो गया, तो इसके लिए एक गवर्नमेंट डच गवर्नमेंट, इसके लिए एक गवर्नमेंट फ्रेंच गवर्नमेंट और इसके लिए एक गवर्नमेंट जर्मन गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट बनाया गया। और ये गवर्नमेंट का खास बात है कि डच गवर्नमेंट बनाने में ये डच वाले ही सिर्फ वोटिंग करेंगे और ये गवर्नमेंट्स जो लॉ बनाएगा वो सिर्फ डच वाले ही फॉलो करेंगे। वैसे ही फ्रेंच वाले वोटिंग करके अपने लिए गवर्नमेंट चुनेंगे और उनका गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो फ्रेंच वाले ही सिर्फ फॉलो करेंगे। ऐसे ही जर्मन के लिए भी। तो इट इज अ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज कम्युनिटी एंड हैंडल्स ये सब इशूज। 3 इशू के ऊपर ये लॉ बनाते हैं, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। ये सब देखते हैं। बाकी जो इशू है उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन बी होगा राइट। फिर से वही यहाँ पे है नंबर 16 डैश वाज चूजन बाय यूरोपियन यूनियन एज इट हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? तो इनको बेल्जियम कंट्री बहुत पसंद आ गया। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहीं पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर चुना। बी हो जाएगा करेक्ट। ऑल्दो द फ्रेंच वर इन मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स दे गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डच इन गवर्नमेंट बिकॉज। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हम बेल्जियम का कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने याद किया था क्या था? 80% क्या थे? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे और 20% जो थे वो डच थे, डच लैंग्वेज बोलने वाले। तो यहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट बना, ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट बना, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच को। अब ये चीज़ है क्या? इक्वल रिप्रेजेंटेशन है क्या? कि मान लीजिए ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट बना उसमें 100 मिनिस्टर्स है, 100 मिनिस्टर्स है, तो इसका मतलब है 100 में से 50 मिनिस्टर जो होंगे वो फ्रेंच कम्युनिटी से आएंगे और 50 मिनिस्टर जो है वो डच कम्युनिटी से आएंगे। समझ रहे हैं? इसी को बोला जाता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। भले ही डच बोलने वाले लोग कम है लेकिन इनको बराबर महत्व दिया गया गवर्नमेंट में, इसी को बोला जाता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो वही क्वेश्चन है कि फ्रेंच ज़्यादा होते हुए भी क्यों डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट में? तो इसका आंसर होगा वही, क्योंकि ऐसा काम डच वाले ने किया था फ्रेंच वालों के लिए पूरे कंट्री में। थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि पूरा कंट्री में जो डच बोलने वाले थे वो मेजोरिटी में थे और जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट बना था तो डच वालों ने एग्री कर दिया था कि चलो फ्रेंच वालों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो वैसे ही जब कैपिटल सिटी का बात आया तो फ्रेंच वालों ने एग्री कर दिया कि चलो उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि फ्रेंच वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बात था तो फ्रेंच वाले को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उम्मीद करते हैं काफी चीज सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। बहुत बच्चों को तो ये इसका मीनिंग ही नहीं मालूम होगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन का, तो अभी बता दिए, समझ के रखिएगा। 18 ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये पिक्चर जब भी दिखे, एक गाड़ी है और इस पर 2 स्टीयरिंग व्हील है, 2 जन मिलकर इसको चला रहा है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगा। ये पिक्चर देखते ही ये किसका पिक्चर है? कोलिशन गवर्नमेंट का है। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये पढ़ना ही नहीं है इतना। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अभी बताए प्रूडेंशियल रीजन मतलब जिसमें आप लाभ और हानि देख रहे हैं। तो पावर शेयरिंग करने का क्या क्या फायदा है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझे? 20 द मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग एम्फसाइजेस दैट। पावर शेयरिंग का मोरल रीजन बताइए कि मोरली पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन बी दिए है तो बिल्कुल करेक्ट है कि पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल या फिर इंपॉर्टेंट बिकॉज सिटीजंस हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम। कोई एक कंट्री है, इसमें रहने वाले लोग हैं, भले ही कोई बहुत छोटा कम्युनिटी है यहाँ पे, लेकिन इनका भी तो एक हक है ना, इनका राइट है कि ये भी अपना कंट्रीब्यूशन दे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। अब डिसीजन कोई भी लिया जा रहा है देश में तो उनमें ये भी अपना रोल परफॉर्म करे, इनका भी तो हक है। तो ये आप बोल रहे हैं मोरल रीजन से आप पावर शेयरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप ऐसा व्यू रखते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 21 अ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू डैश। ये एनसीईआरटी बुक से बहुत फेमस लाइन है, उसी लाइन के ऊपर फिल इन द ब्लैंक बना दिया था एक बार, पहले आ चुका है, उसलिए इसको इंक्लूड किए हैं एमसीक्यू में। बताइए, अगर आप पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लिव विथ इट इफेक्ट। डेमोक्रेसी में पावर हम ऐसे के साथ शेयर करते हैं जो अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। जो भी डिसीजन होगा उसी के डिसीजन के साथ लोगों को रहना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड। इन तीनों ऑर्गन्स में जब पावर शेयर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक हो गया आपका ये लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया आपका जुडिशियरी। ये लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेक लॉ, ये लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इंप्लीमेंट लॉ, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी का काम क्या हो गया? ये इंटरप्रेट करते हैं लॉ को। कोई लॉ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है उसका सही मीनिंग ये बताते हैं। ठीक है, ये तीनों काम है। तो इसको बोला जाता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक ही लेवल पे पावर शेयरिंग हो रहा है तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि ये ऐसा नहीं कि अनाधुन सबको पावर मिला है अपना अपना। लेजिस्लेचर का अपना पावर है, इसका अपना पावर, इसका अपना पावर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अपना मर्जी से कुछ भी करता चला जाए, क्योंकि हर एक को आके आंसर देना पड़ता है एक दूसरे को। ये अगर आगे बढ़ेगा तो इनका मिनिस्टर्स को आके यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में। समझे? तो इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ये भी याद रखिए, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। 23 ये ट्राई कीजिए। इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट?
बहुत ईजी, अभी बताए, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ये बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, और जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली है ये आपका मिलकर बनाते हैं लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव वाले लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल है, इनको ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर जाए, इनको आके यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है। नेक्स्ट मैच करना है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे दिया हुआ है और लिस्ट 2 में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुछ और लॉजिक से शो करना है। ये शो करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑर्गन्स का अलग अलग पावर सेपरेट कर दिया गया है। एक लॉ बनाता है, एक इंप्लीमेंट करता है, एक इंटरप्रेट करता है। तो 1 का बी होने वाला है। पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। जब भी ये लेवल मिले, मतलब पहले लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल पे, इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होता है तो इसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, अभी बताएं, इसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, सी। तो BDAC, देखिए कौन सा ऑप्शन है, BDAC, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। डिफरेंट आर्गुमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फेवर में और अगेंस्ट में ये सब कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें से वो पहचानना है जो फेवर में है, पावर शेयरिंग का पॉजिटिव पॉइंट इसमें से ढूंढना है और सही आंसर को टिक करना है। तो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटी, करेक्ट है। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कोई भी चीज अनाधुन अपने तरीके से काम नहीं करेगा, तो इसका पॉसिबिलिटी कम कर देता है, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। मेजोरिटेरियनिज्म में ये चीज ज्यादा होता है, जिसको जो मन वो काम करता है, मेजोरिटी वाले। डिलेज डिसीजन, नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया, ये नहीं चूज होगा। एकोमोडेट डाइवर्सिटी, ये पॉजिटिव है, ये इंक्लूड होगा। इंक्रीजेस इन स्टेबिलिटी, नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इन स्टेबिलिटी नहीं, ये रॉन्ग हो गया। प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये पॉजिटिव है, इंक्लूड करना है। अंडरमाइंस द यूनिटी, नहीं, यूनिटी खराब नहीं करता, यूनिटी को प्रमोट करता है, ये तो रॉन्ग हो गया। तो इस हिसाब से ए और बी और डी और एफ, ABDF, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ट्राई कीजिए। दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फिर से वही अलग अलग सोशल ग्रुप्स को क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, मतलब इनको एकोमोडेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, पर्टिकुलरली द माइनॉरिटी ग्रुप्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, पंचायती राज नहीं, पंचायती राज में तो सिर्फ इतना है कि लोकल लेवल पे ये गवर्नमेंट होता है। फेडरलिज्म अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होता है, इसमें कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं देखते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट में 2 पॉलिटिकल पार्टी होता है, इससे समझ में आ गया, इनमें से कोई तो नहीं है, डी होने वाला है आंसर। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये हो जाएगा आंसर इसका। बस इतना ही था। तो ये टोटल हमने कर लिया प्रैक्टिस 26 क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं 26 क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। 26 में से बताइएगा आप कितना इसमें से करेक्ट कर पाए और कितना गलती की है, उससे काफी चीज सीखे होंगे आप। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन है ये फॉर यू, आपके लिए ये होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इसमें उनको दिक्कत आता है। इनके लिए ट्रिक है कि जब भी आप एसर्शन पढ़े तो पहले तो ये देख लीजिए ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो खुशी का बात है, दिमाग नहीं लगाना है, आगे पढ़ना ही नहीं है। फॉल्स होते ही सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होता है, मतलब एसर्शन अगर फॉल्स आ गया तो सिर्फ इसी में है वो स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी टिक कर देना होता है, ठीक है। और अगर ट्रू आ गया तो आप खुद से पूछेगा वाई, क्यों ट्रू है, मतलब पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ट्रू है कि फॉल्स, तो ये तो ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये पढ़ के देखिएगा, अगर ये इसका सही लॉजिक फिट खा रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, और लॉजिक फिट नहीं खा रहा है तो चेक कीजिएगा ये स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर क्यों का जवाब मिल रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बोल के। समझ रहे हैं, इतना हिंट दे दिया, अब तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप निकाल लेंगे, इतना दिमाग तो है आप में। चलिए तो कमेंट करके बताइए आप मुझे इसका आंसर। कमेंट करना है आपको 2 चीज़, पहला तो आप कितना स्कोर किए वो बताइए कमेंट सेक्शन में, ईमानदारी से, ठीक है, कम आया तो कम बताइए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और दूसरा ये होमवर्क का आंसर, ये 2 चीज़ आप मुझे कमेंट करके जब बता दीजिए, ठीक है। चलिए, और ऐसा ही वीडियोस साइंस के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, SST में भी कई सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, उनको आप देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसी तरीके से MCQ से ही हम पूरे चैप्टर का डिवीजन करवा रखे हैं। काफी अच्छे वीडियो है, देखिए आपको हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।